नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मिस्टर आर के माही। और मेरी मौजूदगी अभी है बरौनी मार्बल के शोरूम में। और इस जो दुकान है, ये जो शोरूम है मार्बल का, इनके प्रोप्राइटर हैं सैयद निहाल जी। और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं अभी के ये युवा नेता है सैयद जैद साहब। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपके चैनल से सारे दर्शकों को लोकतंत्र के महापर्व बिहार विधानसभा के हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, बहुत सारे नेतागण आएंगे और बहुत सारे नेतागण जाएंगे। वोट मांगना उनका काम है और आप भी एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं। वोट देना भी आपका परमसिद्ध अधिकार है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर, कि आपके नज़र में अभी सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है? क्या कि अभी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लगभग 14 उम्मीदवार हैं और 14 उम्मीदवार में 2 ही उम्मीदवार हैं जो कि अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा छाए हुए हैं। एक रजनीश कुमार जी हैं, दूसरे रामरतन सिंह जी हैं। तो आप सबसे बेहतर किनको मानते हैं? सबसे पहले तो आपने कहा कि अभी बहुत सारे लोग आएंगे वोट मांगेंगे। देखिए, लोकतंत्र की तो खूबसूरती ही यही है कि कोई भी आदमी अपने नॉमिनेशन करा सकते हैं, वोट मांग सकते हैं। लोकतंत्र इसी को तो कहा जाता है। वरना हमारे देश में तो कुछ लोग आज भी राजतंत्र लाने पर तुले हुए हैं। और आपका सवाल रहा है कि रजनीश जी और रामरतन सिंह जी में बेहतर प्रत्याशी कौन है। देखिए, बेहतर प्रत्याशी वो होता है जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, विधानसभा की अपनी तरक्की, सड़क नाला जिस प्रकार से भी हो उस पर बात करें, ना कि अपने जाति, धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद पर बात करें। और अगर आप इस नज़रिया से देखिएगा तो मैं तो सबसे बेहतर प्रत्याशी रामरतन सिंह को मानूंगा। पिछले 5 साल आपने रामरतन सिंह को मौका दिया, आपके हिसाब से बेहतर प्रत्याशी हैं, लेकिन पिछले 5 साल आप लोगों ने मौका दिया और उनके द्वारा बहुत सारे कार्य भी किए गए हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं, 1-2 कार्य जानना चाहूँगा आपके द्वारा कि ऐसा कार्य बताएं जो कि लोगों के नज़र में हो। देखिए, मैं दूसरे क्षेत्र का कार्य उनका क्या बताऊंगा, अपने गांव का ही उनका कार्य बता देता हूं। आज से आप लोग साल भर पहले जाते थे फूलो चौक से 6 नंबर ढाला, तो रोड की क्या स्थिति थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बात जब फूलो चौक की चली है तो एक बहुत बड़ी समस्या बारो बाजार की ही है। एक जंगला गढ़ा है, वहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश होती है तो लगभग 1 घुटना पानी जम जाता है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। देखिए, जंगला गढ़ा की अगर आप बात की जाए तो वो छोटी मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ी मुद्दा है और उस पर काम भी हो रहा था। कुछ लोगों ने उसके विरुद्ध आकर के काम को रुकवा दिया, जिसका नतीजा आज है कि रोड पर पानी जम रहा है, वरना वो काम रुकने वाला नहीं था। उसी सड़क को देखिए आप बनवाया गया, शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है नगर परिषद के फंड से बनवाया गया था। आज उस सड़क का हालत देख लीजिए। बरौनी नगर परिषद नहीं कह लीजिए, नरक परिषद कह लीजिए। एक और समस्या है, लगभग 20 वर्षों से पूर्व के मुखिया जफर आलम साहब के घर के सामने में लगभग 20 वर्षों से ये पानी की समस्या है। देखिए, मेन मुद्दा क्या है कि नाला बन जाता है हर जगह, लेकिन उसका निकास नहीं देख पाते हैं लोग कि निकास कहाँ दिया जाए। नाला बना करके आप अगर 20 वर्षों से उस समस्या को भी देख रहे हैं तो उससे 10 कदम आप आगे बढ़ जाइए, वो भी एक समस्या ही है। वहां पर पानी हमेशा जमा रहता है, चाहे ठंड हो या बरसात हो या कुछ भी हो मौसम, तो वो भी एक समस्या ही है। निकास का व्यवस्था नहीं है। निकास वाले जगह पर जहां पर डोभा होना चाहिए था वहां लोग कब्जा किए हुए हैं। आप इसी जंगला गड्ढा को ले लीजिए, कितनी बड़ी थी, हम लोग जब बच्चे थे तो देखते थे बहुत बड़ा गड्ढा है, और आज देख लीजिए उसी पर पूरा बना हुआ है बिल्डिंग। तो जब कब्जा कीजिएगा आप पानी सोखने के जगह को, तो आज तो आपको झेलना पड़ेगा। जब बात अतिक्रमण की चली है तो बारो बाजार की एक और सबसे बड़ी समस्या है कि लोग अतिक्रमण मार्केट को किए हुए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या पर बात भी हो रही है, और मैं भी प्रशासनिक विभाग से भी आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द बाड़ों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, क्योंकि बहुत समस्या होती है। ये सर प्रशासन ये प्रशासन का काम नहीं है, ये नगर परिषद बरौनी की काम है।
हम अभी आपको क्या बोल करके गए? बरौनी नगर परिषद नहीं है, नरक परिषद है। हाल ही में पोल पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बत्तियां लगाई गई और अभी भी जितने भी बल्ब लगे हैं, हेलोजन लाइट लगे हैं, उसमें जो है 25% बल्ब जो मार्केट का बंद है। सही बात है। अभी आप मेरे सामने में एक पोल है, अभी हम चलिए आपको लाइट आया हुआ दिखा देते हैं। बगल में एक गनी करके पूर्व पंचायत समिति है, उनके दुकान जहाँ पे, वहाँ पर पोल पे लाइट बंद है। हम आपको क्या बोल रहे हैं, वहाँ उनके दुकान छोड़िए, यहाँ हम लोग बैठे हुए, वो सामने पोल है, वहां जाके आप ऑन करके देखिए लाइट। सर चलिए, ये तो नगर परिषद की समस्या है, मैं जो इलेक्शन की बात करने के लिए बैठा हूँ, तो क्या लग रहा है कि आपके जैसे युवा वर्ग जो इस बार लगभग जो है 10% जो वोट बढ़ेगा, समथिंग 10% वोट जो बढ़ेगा, ये युवा वर्ग का वोट किधर जा रहा है? देखिए, युवा वर्ग का वोट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अस्पताल पर जाएगा, तरक्की पर जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा की बात तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर आप एक बात बता दीजिए, जितने भी कैंडिडेट को उतारे हैं वो, उनको खर्चा वो कहाँ से दे रहे हैं? वो तो खर्चा दे भी रहे हैं, ये तो ईडी बताएगा। तो जांच होनी चाहिए इस चीज की, उनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा? यहाँ लोग टिकट लेने के लिए अपना जो लड़ते हैं लोग निर्दलीय भी, वो भी खर्चा करते हैं। यहाँ तो एक पार्टी दे रही है, वो जो क्या नाम है पार्टी का, मैं भूल भी जाता हूँ उनके पार्टी का नाम। जन सुराख नहीं, जनता को सोखने वाला सुराख है वो। अच्छा, जन सुराख है वो। जी 20-20 रुपया हर जनता से लिया गया कि हमारी सरकार आएगी तो आप लोग को 20-20 हजार देंगे। और लाइए तो मैं ये बता देता हूँ, उनका जो मकसद है सिर्फ जनता को लूटना। 20-20 रुपया के नाम पर अगर आप बिहार की आबादी से उसको तुलना कर लें तो करोड़ों रुपया वो जनता से लूट करके आज अपने कैंडिडेट का पॉकेट भर रहे। तो आज के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? आज के युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा, जाति, धर्म, मस्जिद, मंदिर को छोड़ करके शिक्षा, स्वास्थ्य पर वोट दें। और 20 साल हमने नीतीश कुमार को भी देखा, 5 साल तेजस्वी को भी मौका दें। अगर इन्होंने नहीं काम किया तो वोट तो मेरा अधिकार है, कोई राजतंत्र यहाँ नहीं ना चल रहा, लोकतंत्र है। मैं वोट करूंगा, फिर इनको भी हटा दूंगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे। बिल्कुल, उन्होंने जो वादा किया सब पूरा किया। जब 17 महीने की उनकी सरकार बनी तो 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली की, 5 लाख शिक्षकों का बहाली प्रोसेस में डाला। और उनकी 17 महीने की सरकार में ही आपको शिक्षक हर स्कूल में मिला है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि तेजस्वी का अपना घर नहीं संभल रहा है, उनका भाई अलग पार्टी बना कर चुनाव लड़ रहा है, तो तेजस्वी बिहार को कैसे संभालेंगे? देखिए, किन्हीं पर मैं उनके घर के मसला में नहीं जाना चाहूंगा। और जहां तक बात है कि अगर अलग पार्टी बना के वो चुनाव लड़ रहे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि हर किसी को चुनाव लड़ने की, वोट मांगने की अधिकार है। इसीलिए मैं घर के बात पर उनके नहीं कहूंगा। बाकी लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप भी पार्टी बना करके चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। राजतंत्र थोड़ी नहीं चल रहा है कि बाप बेटा सब एक जगह रहेगा। आप उसी चीज को अगर आप लेना चाहिएगा तो हमारे कटिहार विधानसभा में मैं देख रहा हूं, अभी एक उम्मीदवार, पिताजी उनके बीजेपी में है, माताजी बीजेपी में, और वो इंडिया गठबंधन से टिकट लेकर के आए हैं। आप देख लीजिए सब, लेकिन फिर भी साथ ही रह रहे घर में, तो वो सब समस्या होते रहेगा लोग। तो वैसे तो कहिएगा तो बिहार के पूर्व अभी जो वर्तमान के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, वो बीजेपी में है, उनके पिताजी राजद में थे, बिल्कुल, शकुनी चौधरी। आज आप जितने भी बीजेपी में हैं, क्या एक भी सही आदमी है? सम्राट चौधरी का जब आप चर्चा किए तो ये भी चर्चा कर लीजिए कि वो 7वीं फेल है। हाँ, एफिडेविट को हाफी डिफिट, बहुत कुछ वो उल्टा बोल करके चल जाते हैं। बीजेपी के जितने भी नेता हैं सबकी बात दूध भात। लेकिन कहना यह है सर कि वो तो 7वीं फेल है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं। तेजस्वी को पूर्व में क्या हुआ नहीं हुआ उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। पूर्व अगर आप उठा के देखना चाहिएगा तो बहुत किसी का अतीत होता है, लेकिन अगर हम अतीत को ही लेकर के आज आगे बढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें भविष्य को लेकर बढ़ना। चलिए, भविष्य देखना है और बहुत सारे प्रत्याशी भी हैं और हमारे साथ जय साहब जुड़े हुए हैं। और अब हम जुड़ना चाहेंगे जिस शोरूम में हम बैठे हुए हैं, ये शोरूम के प्रोपराइटर नेहाल साहब जी हमारे बैठे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके गांव का माहौल क्या है।